गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं विश्व के प्रमुख संविधान ये भाग द्वितीय। ब्रिटेन का संविधान यानी कि प्रथम यूनिट अपन पूर्ण कर चुके हैं और अब चल रहे हैं द्वितीय यूनिट यानी कि अमेरिका का संविधान। अमेरिकी संविधान में अब तक अपन अमेरिकी संविधान की विशेषताएं कर चुके हैं। आज अपन अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संघवाद। संघवाद वास्तव में देखा जाए तो संघ शासन व्यवस्था, संघवाद या जिसे हम फेडरेशन या फेडरलिज्म कहते हैं, उसकी उत्पत्ति अमेरिका से ही होती है। मैं इससे पहले जो वीडियो था जिसमें अमेरिकी संविधान की विशेषताएं की थी, उसमें मैं ये आपको बतला चुका हूं कि सन 1774 में 4 जुलाई को अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और उस समय अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 राज्य हुआ करते थे और ये 13 के 13 राज्य ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इन्होंने आजादी की घोषणा करने के उपरांत ब्रिटेन से एक लंबा संघर्ष प्रारंभ किया और उसके पश्चात जब ये सन 1787 में स्वतंत्र हुए तो उन्होंने एक संविधान सभा के माध्यम से, जिसे हम फिलाडेल्फिया सम्मेलन की चर्चा करते हैं, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान सभा के माध्यम से एक नई संविधान का निर्माण किया और उन्होंने अपने लिए जिस शासन व्यवस्था को चुना वो शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था थी। और संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, फेडरेशन या फेडरलिज्म। ये जो फेडरेशन शब्द है ये बना है फोडस से और फोडस का शाब्दिक अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका मतलब वो राज्य जो किसी संधि या समझौते के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया हो उसको संघात्मक शासन कहते हैं, जो कि अमेरिका के तत्कालीन 13 राज्यों ने मिलकर आपस में एक समझौते के माध्यम से एक नवीन राज्य, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, को जन्म दिया था और उसी के साथ विश्व का पहला संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य अवतरित हुआ था। सन 1787 में जो फिलाडेल्फिया माध्यम के सम्मेलन के माध्यम से जिस संविधान का निर्माण किया गया और जिसे सन 1789 में लागू किया गया, उस संविधान के मार्फत अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन के आधार पर हम 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं मानते हैं, एकात्मक और संघात्मक। जहां शक्तियां एक ही जगह केंद्रित हो, एक ही सरकार के हाथ में हो, उसे एकात्मक शासन, और जहां शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान के माध्यम से 2 सरकारों के बीच में केंद्र और घटक राज्यों के मध्य कर दिया जाता है, संविधान में ही शक्तियों को पृथक पृथक करके गिना दिया जाता है, उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं संघात्मक शासन। इस भांति अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य, क्योंकि अमेरिकी संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से संविधान में ही गिनाया गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य और भारत में सूची प्रणाली को अपनाया गया। 3 सूचियां जिसे हम क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची कहते हैं, और इन तीनों सूचियों में दोनों सरकारें यानी केंद्र और राज्यों की सरकारों की शक्तियों को गिनाया गया है। लेकिन अमेरिका में सूची प्रणाली न अपनाकर गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया। अमेरिकी संविधान में जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार की शक्तियों को गिनाया गया है स्पष्ट रूप से, और जो नहीं गिनाया गया है वो अवशेष शक्तियां हैं और वो सारी की सारी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई है। इसे कहते हैं गणना और अवशेष का सिद्धांत, जो अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था की पहचान है। तो अमेरिका में संविधान के माध्यम से स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन करके संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करके केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग उसी संविधान से प्राप्त करता है जिस संविधान से राज्य भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि केंद्र और राज्यों की शक्ति विभाजन के आधार पर संविधान के मार्फत ही संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अमेरिका विश्व का पहला राज्य था जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, अंगीकार किया। उसके पश्चात विश्व में और भी राज्य बने जिन्होंने अपने यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया, जैसे कि स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि।
भारत भी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इसको स्वीकार करता है। प्राय ये संघात्मक शासन व्यवस्था उन राज्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो विशाल क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या वाले राज्य होते हैं, जहां से एक केंद्र से इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर पाना या शासन का सुगम संचालन कर पाना संभव नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने शासन व्यवस्था को अपनाया था। चलिए शुरू करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण, यानी कि अमेरिका ने अपने यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था क्यों अपनाई, मैं ये पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि अमेरिका विश्व का पहला राज्य था जिसने संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। इसका मतलब ये निकलता है कि उससे पहले जितने भी राज्य थे या मौजूद थे वो सारे के सारे एकात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य। तो अमेरिका ने सबसे पहले अपने लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों चुना, इस पर अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कारण था सुरक्षा। एक्चुअल में अमेरिका ने जब संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया उस समय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 13 राज्य थे और ये 13 के 13 राज्य ब्रिटेन के उपनिवेश थे, यानी कि वो ब्रिटेन के अधीन थे। और ब्रिटेन से उन्होंने एक लंबा संघर्ष झेला था अपनी स्वतंत्रता के लिए। फिर ये स्वतंत्र हुए थे और उनको ये डर था कि अगर वो एक नहीं हुए तो हो सकता है ब्रिटेन तो यहाँ चला गया लेकिन और कोई शक्ति उनके ऊपर आधिपत्य कायम कर ले, इसलिए उनका एक हो जाना जरूरी था ताकि वो सुरक्षित रह पाते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से वो 13 राज्य एक संधि और समझौते के माध्यम से एक हुए और उन्होंने अपने लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना ताकि केंद्र के स्तर पर वो एक रहे और प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र भी रहकर कार्य कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो सबसे पहला कारण था राज्यों को अपनी सुरक्षा का डर था और इसी कारण से उनको ये शासन व्यवस्था उपयुक्त लगी। दूसरा विशाल क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसमें आज हम 50 राज्यों को देखते हैं, तत्कालीन समय में 13 राज्य थे, एक विशाल भू क्षेत्र में समाहित थे और इन 13 राज्यों को एक जगह से संचालित कर पाना संभव नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतने विशाल राज्य के लिए उनको संघात्मक शासन व्यवस्था अच्छी लगी ताकि केंद्र के उपयोग के विषय केंद्र सरकार को सौंपे जा सके, ताकि केंद्र सरकार अपने स्तर पर कार्य कर सके और राज्य के यानी कि स्थानीय स्तर के विषय राज्यों को सौंपे जा सके ताकि राज्य अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन संचालित कर सके। इस विशाल क्षेत्र को देखते हुए ही संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना गया। और आज भी विश्व में जितने भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं, अगर उन पर हम दृष्टिपात करें तो हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में समस्त विशाल राज्यों ने, बड़े बड़े राज्यों ने अपने लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही चुना। तो संघात्मक शासन व्यवस्था विशाल राज्यों के लिए वैसे भी उपयुक्त मानी जाती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भी संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना है। तीसरा है विविधता। अमेरिका आज भी बहुत बड़े पैमाने पर विविधता वाला राज्य है। अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीयताएं अगर विश्व में कहीं निवास करती है तो अमेरिका में। अमेरिका के मूल निवासी जो मूल लोग हैं वो बहुत कम है, जबकि दूसरे देशों से आकर बसे हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां पर अमेरिका के अलावा फ्रांसीसी, स्पेनिश, ब्रिटिश सबसे ज्यादा मात्रा में बसे हैं। विश्व का शायद ऐसा कोई देश होगा जिसके नागरिक अमेरिका में जाकर ना बसे। उस समय जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उस समय सबसे ज्यादा जो लोग वहां पर निवास करते थे उनमें संख्या ब्रिटेन, फ्रांसीसी और स्पेनिश लोगों की थी। और इस कारण से चूंकि विविधता बहुत ज्यादा थी, इस विविधता को ध्यान में रखते हुए ही संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना गया ताकि स्थानीय स्तर पर उनकी विविधता भी बनी रह सके और केंद्रीय स्तर से ऊपर तक नियंत्रण भी बना रह सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही संघात्मक शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया। अगला है स्वतंत्र भावनाएं। अभी ये राज्य स्वतंत्र हुए थे और प्रत्येक राज्य की अपनी स्वतंत्र अभिलाषाएं थी। वो अभी जैसे स्वतंत्र हुए थे वो ये नहीं चाहते थे कि तुरंत वो किसी और अन्य शक्ति के अधीन आ जाए। वो उनकी स्वतंत्र भावनाएं भी बनी रह सके, स्वतंत्रता बनी रह सके। उनकी जो इच्छाएं हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की, स्थानीय शासन चलाने की, सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने की, वो भी संचालित रह सके।
क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, केंद्र की अलग होती है, राज्यों की अलग होती है। तो राज्य जो 13 राज्य थे उसमें उन्होंने इसके लिए इस संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना, अपनी जो शक्तियां थी वो शक्तियां केंद्र को सौंपी और स्थानीय स्तर की शक्तियां अपने हाथ में ली, ताकि उनकी स्वयं की स्वतंत्र भावनाएं भी मौजूद रह सके और एक केंद्र के माध्यम से वो सुरक्षित भी रह सके। इसी कारण से संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना गया। और अगला है विकेंद्रित सामाजिक और राजनीतिक ढांचा। अभी जैसे मैंने कहा कि अमेरिका विश्व में सर्वाधिक राष्ट्रीयता वाला राज्य है, यानी कि बहुत सारे देशों के लोग वहां पर रहते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि स्पेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पर है। इस कारण से प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि विविधताएं थी। उनका अपना ढांचा था, उनका एक अपना सिस्टम था और वो इस चीज को साथ रखना चाहते थे, बनाए रखना चाहते थे। और इस कारण से उनको यहाँ पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त लगी, ताकि स्थानीय स्तर पर उनकी विविधताएं भी बनी रह सके, उनका ढांचा भी बना रह सके और केंद्रीय स्तर से वो एक शक्ति के अधीन नियंत्रित भी रह सके। इसी कारण से उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से या जिन कारणों से प्रभावित होकर अमेरिका ने संघात्मक शासन व्यवस्था को चुनना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझा। अगला हेडिंग है अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषता। यानी कि अगर देखा जाए विश्व में कई ऐसे राज्य हैं, जैसे मोटे तौर पर हम बात करें, अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है। ये सारे के सारे देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन सभी देशों में प्राय संघात्मक शासन व्यवस्था का ढांचा कुछ ना कुछ भिन्नता लिए हुए है। भारत में अलग प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था है तो अमेरिका में अलग प्रकार की। हम ये जांचने की कोशिश करेंगे, हम ये परखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था की क्या मोटी मोटी विशेषताएं हैं, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में क्या विशेष बातें, क्या विशेष तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम समझ सकें कि अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था का ढांचा इस प्रकार से है और अन्य देशों का ढांचा दूसरे या थोड़े से भिन्न प्रकार से। तो पहली बात है इसमें दोहरी शासन व्यवस्था, चाहे कहीं की भी संघात्मक शासन व्यवस्था हो, किसी भी देश की, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में हमेशा दोहरी शासन व्यवस्था होती है। दोहरी क्यों? क्योंकि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में समझे तो भारत में केंद्र की यानी भारत सरकार है और साथ ही साथ 28 राज्यों की सरकारें भी हैं। और 28 राज्य इसलिए बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो समाप्त करके उसमें विभाजन करके केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब 28 राज्य रह गए। इसका मतलब भारत में एक साथ 29 सरकारें कार्य करती है, एक साथ दो प्रकार की सरकारें, केंद्र की और राज्यों की। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक साथ दोहरी शासन व्यवस्था है, दोहरी सरकारें, एक केंद्र की और 50 राज्यों की। क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, इसलिए 50 राज्यों की 50 सरकारें और एक केंद्र की सरकार, कुल मिलाकर 51 सरकारें एक साथ कार्य करती है। यानी दोहरी शासन प्रणाली केंद्र की और राज्यों की होने के कारण से संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। प्रत्येक राज्य जहां संघात्मक शासन है वहां पर दोहरी शासन व्यवस्था अवश्य होगी। अगला है शक्तियों का विभाजन। ये बात भिन्नता लिए हुए हो सकती है। शक्ति विभाजन का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? जैसे भारत में सूची प्रणाली अपनाई गई है और अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 खंड 8 से लेकर 18 तक किया गया। शक्तियां गिनाई गई। अभी मैंने कहा गणना और अवशेष का सिद्धांत, यानी कि शक्तियां किसकी गिनाई गई? केंद्र सरकार की। ये जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 1 खंड 8 से 18 तक, इनमें केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना की गई है। राज्यों की शक्तियों की सूची नहीं दी गई है या राज्यों की शक्तियों की गणना नहीं की गई। यानी कि जो गिनाई गई है वो केंद्र की शक्तियां हैं और जो छूट गई है, जो अवशेष है, जो बाकी है, वो सारी की सारी शक्तियां राज्यों को प्राप्त है। भारत में सूची प्रणाली अपनाई गई है। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाती है। लेकिन अमेरिका में सूची प्रणाली का सिस्टम नहीं अपनाकर गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया। केंद्र सरकार की शक्तियां गिनाई गई जिन पर केंद्र सरकार का कानून बनाती है, और संविधान में इसके अलावा जो शक्तियां नहीं दी गई है, नहीं गिनाई गई है, वो राज्यों को प्राप्त है और उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि अमेरिका में अगर कोई सर्वोच्च कानून है तो वो है सिर्फ और सिर्फ संविधान। ये घोषणा करता है अनुच्छेद 6 खंड 2। ये कहता है कि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के अलावा चाहे वो कोई भी कानून, चाहे वो कांग्रेस ने बनाया हो, चाहे राज्यों की विधानसभा ने बनाए हो, सब इस संविधान के अधीन है। यानी संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान में जो लिखा गया है वो अंतिम है। और संविधान में क्या लिखा गया है, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, कहीं पर भी कोई सवाल पैदा होता है, कहीं पर भी कोई विवाद पैदा होता है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई भी कानून जो कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस वहां की संसद को कहा जाता है जिसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, अगर कोई भी कानून जो कांग्रेस ने बनाया है या किसी राज्य की विधानसभा ने बनाया है, यदि संविधान के विरुद्ध है तो वो अवैध माना जाएगा और उसको न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से रद्द घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रह सकती है, केंद्र अपनी सीमा में तभी रह सकता है, राज्य अपनी सीमा में तभी रह सकते हैं जब संविधान सर्वोच्च हो और संविधान की सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका के द्वारा दी गई हो। अमेरिका में ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। संविधान में जो बातें लिखी गई वो अंतिम है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्योंकि वहां पर संविधान सर्वोच्च है, ये भी आवश्यक है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, संविधान की सुरक्षा बनी रहे और संविधान पर कोई भी आंच न आए। अगर कोई भी शक्ति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई शक्ति, चाहे कांग्रेस चाहे राष्ट्रपति, अगर इस संविधान की मर्यादा को तोड़ने या भंग करने की कोशिश करे तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो उनको उनकी मर्यादा में रख सके, और इसी शक्ति का नाम है न्यायपालिका। कहा जाता है, कहावत भी है कि अमेरिका में संविधान वही है जो न्यायपालिका कहती है। इसका मतलब संविधान में क्या लिखा गया है उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से इस संविधान की पूरी सुरक्षा अब तक की है। सन 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ था और आज 2020 यानी कि 231 सालों के इतिहास में न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्र भूमिका के साथ साथ संविधान की रक्षक की भूमिका को भी अदा किया है। और इसीलिए आज भी 231 सालों के इतिहास के बाद अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतया सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार का ढांचा स्थापित किया गया है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, न्यायपालिका की मर्यादा को भंग करने की कोशिश कदापि नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे मोटी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला है लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रह सकती है जब संविधान लिखित हो और कठोर भी हो। लिखित इसलिए कि संविधान में ही स्पष्ट रूप से सब चीजें क्लियर लिख दी गई हो, स्पष्ट रूप से शक्तियां गिना दी गई हो, स्पष्ट रूप से एक सीमा रेखा खींच दी गई हो, और उस लिखित संविधान की गारंटी न्यायपालिका को दी गई हो कि वो उसकी सुरक्षा करेगी और न्यायपालिका के हाथ में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो ताकि वो ऐसे हर कार्य को, ऐसे हर कानून को जो संविधान की मर्यादा को भंग करने वाला हो उसको रद्द घोषित कर सके। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि संविधान केंद्र सरकार के हाथों का खिलौना न बन जाए, यानी कि उसमें वो मनमाना परिवर्तन ना कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि संविधान कठोर भी होना चाहिए। इस मायने में देखा जाए तो अमेरिकी संविधान को विश्व का सबसे कठोर संविधान कहा जाता है, इसलिए कि उसमें परिवर्तन कर पाना, संशोधन कर पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। कठिन इसलिए कि कांग्रेस के दोनों सदन समान
शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करे और उसके पश्चात 3/4 राज्य यानी कि 75% राज्य उस संविधान संशोधन का समर्थन करे, तब जाकर अमेरिकी संविधान में कोई संशोधन हो सकता है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से यदि संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहे तो वो मुमकिन है नहीं। बिना राज्यों की स्वीकृति के, 75% राज्यों की स्वीकृति के बिना अमेरिका में कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो सकता। अब तक 231 सालों के इतिहास में मात्र 27 संशोधन अमेरिकी संविधान में हुए। ये इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। अगला है दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था में चाहे कहीं का भी एग्जाम्पल ले, भारत को छोड़कर सभी जगह दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 4 खंड 2 स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है और उसके पश्चात उस राज्य का नागरिक है जिस राज्य में वो निवास करता है। इसका मतलब अमेरिका में नागरिकता दोहरी है। अमेरिका के अलावा अन्य राज्यों में जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं वहां पर भी दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में दोहरी की बजाय तिहरी नागरिकता है। वहां पर केंद्र की भी है, राज्य की भी है और जिले की भी नागरिकता है। लेकिन भारत एक ऐसा राज्य है जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाला है, लेकिन उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान न होकर इकहरी या एकल नागरिकता रखी गई है। केवल प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल भारतीय है, जबकि वास्तव में जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां नागरिकता भी दोहरी, केंद्र की और राज्य की। अगला है एककों की समानता। एककों मतलब राज्यों की समानता। अनुच्छेद 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि उस संविधान के अधीन शामिल प्रत्येक राज्य समान है और उस प्रत्येक राज्य को व्यवस्थापिका, जिसे कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के दूसरे सदन यानी जिसे सीनेट कहते हैं, समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक राज्य चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, प्रत्येक राज्य समान है, बराबर है और प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। अगर यही बात अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में करें, भारत में राज्यसभा राज्यों का सदन कहलाता है, लेकिन राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व न देकर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन अमेरिका में सीनेट जो कि राज्यों का सदन कहलाता है, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। 50 राज्य और सीनेट के सदस्यों की संख्या 100। यह है समानता का अधिकार। यहां पर प्रत्येक राज्य समान है, प्रत्येक राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अगला राज्यों की अखंडता। ये इस मायने में है कि किसी राज्य की सहमति के बिना और कांग्रेस की सहमति के बिना किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम ये चाहें या अमेरिकी संघ सरकार ये चाहे कि किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना दिए जाए, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है तब तक जब तक कि कांग्रेस ऐसा कानून नहीं बना लेती और उस राज्य की विधानसभा उसका समर्थन नहीं कर देती, जबकि भारत के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। भारत में इस मामले में संपूर्ण अधिकार संसद को दिए गए। संसद 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य बना सकती है, 1 राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य के नाम में सीमाओं में मनमाना परिवर्तन कर सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से वो उस राज्य से अवश्य पूछती है, राज्य के विधानमंडल से अवश्य पूछती है, लेकिन उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, अंतिम शक्ति संसद के हाथ में। लेकिन यहाँ पर राज्यों की इच्छा के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं। इसे कहा जाता है राज्यों की अखंडता, यानी कि राज्य अखंड है, उनको खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला है राज्यों के पृथक संविधान। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की भावना के अनुकूल प्रत्येक राज्य का अपना पृथक से अलग से संविधान भी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनका अपना संविधान केंद्र के संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए। विश्व में भारत को छोड़कर जितने भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं, प्राय सभी में
राज्यों के अपने अलग संविधान होते हैं, लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद सिर्फ एक ही संविधान है। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें एक ही संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है, एक ही संविधान से संचालित होते हैं। यहां पर राज्यों के अपने अलग से संविधान नहीं। लेकिन अमेरिका में केंद्र का संविधान है, साथ ही साथ 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के अपने संविधान भी है। इस प्रकार से वहां पर प्रत्येक राज्य के अलग संविधान पाए जाते हैं। अगला है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ये कॉन्सेप्ट भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाला कॉन्सेप्ट संघात्मक शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही आया है। इसलिए आया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि दो प्रकार की सरकारें होती है, दो प्रकार की इकाइयां होती है, केंद्र की, राज्यों की, इसलिए राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यों का एक सदन बनाया गया। सबसे पहले चूंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई तो व्यवस्थापिका द्विसदनीय इसलिए बनाई गई कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो सके, राज्य इस सदन में अपनी बात को संघ सरकार के सामने रख सके। इसलिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा में जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया और सीनेट में प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के आधार पर दिया गया। सीनेट को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और दोनों सदनों की बात करें, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों सदनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो है सीनेट। कहते हैं सीनेट के समर्थन के बिना, सीनेट की इच्छा के बिना कोई भी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य मुमकिन नहीं। यहां तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी माना जाता है, लेकिन वो भी सीनेट की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये निकलता है कि सीनेट, जो कि राज्यों का सदन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसी कारण से संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में सुरक्षित पाई जाती है। तो अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अगला है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस जिसे भी चाहे नए राज्यों के रूप में केंद्र में, संघ में प्रवेश दे सकती है। जैसे कि अमेरिका की संघ शासन की स्थापना जब सन 1787 में हुई थी, तब 13 राज्यों से मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था। धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई और आज ये संख्या बढ़कर पहुंच गई 13 से 50। इसका मतलब बाद में समय के साथ जो 37 राज्य शामिल हुए, उन नए होने वाले राज्यों को अनुमति कांग्रेस ने प्रदान की है। कांग्रेस किसी भी राज्य को संघ में शामिल भी कर सकती है और संघ में शामिल करने से इनकार भी कर सकती है। ये सब कुछ कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। कांग्रेस के पास ही एकमात्र शक्ति है कि किसी भी राज्य को संघ में प्रवेश देना चाहिए या ना दे। लेकिन अगर एक बार कोई राज्य अमेरिकी संघ में शामिल हो गया तो उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए अमेरिका को कहा जाता है अविनाशी संघ। ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है 1869 के एक विवाद में, जो विवाद आया था टेक्सास बनाम व्हाइट हाउस। 1869 में टेक्सास राज्य ने अमेरिकी संघ से पृथक होने की अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का संघ है। किसी राज्य को शामिल होना है या नहीं होना, यह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार यदि अमेरिकी संघ में शामिल हो गया तो उससे अमेरिकी संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का संघ। यानी कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 4 के तहत कांग्रेस देती है, लेकिन किसी राज्य को अमेरिकी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी कारण से उसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का संघ। अगला है गवर्नरों का निर्वाचन। गवर्नर यानी कि जिसे बाद में राज्यपाल कहा जाता है, राज्य का मुखिया होता है। जैसे कि केंद्र में संघ सरकार का मुखिया राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य में राज्य सरकार का मुखिया राज्यपाल या गवर्नर। अमेरिका में चाहे केंद्र के मुखिया यानी राष्ट्रपति की बात हो, चाहे राज्य के मुखिया यानी कि गवर्नर या राज्यपाल की बात हो, दोनों का ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जब राष्ट्रपति करेंगे तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का समझेंगे, लेकिन अभी अपन बात करेंगे गवर्नर के निर्वाचन की। गवर्नर राज्य का मुखिया होता है और राज्य के मुखिया का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में जो गवर्नर या राज्यपाल होता है
वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत वो अपने पद पर रहता है। लेकिन अमेरिका में राज्यपाल यानी गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अगला है संवैधानिक संशोधन में राज्य की भूमिका। मैं अभी बात कर चुका हूं कि लिखित और कठोर संविधान, वहां पर प्रत्येक राज्य को संविधान संशोधन में भाग लेने का अधिकार है। कोई भी संविधान संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक राज्य उसको हरी झंडी नहीं दे देते, यानी कि राज्य उसका समर्थन नहीं कर देते। यहां पर संवैधानिक संशोधन के मामले में राज्यों के पास 3 प्रकार के अधिकार हैं। पहला, 2/3 राज्य संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। 2/3 राज्य यानी कि 66.66% राज्य मिलकर अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखते हैं तो कांग्रेस उस प्रस्ताव पर विधेयक का निर्माण करके कांग्रेस के अंदर रखती है, यानी कि दोनों सदनों में रखा जाता है। दोनों सदन से पारित होने के पश्चात वो राज्यों के पास जाता है। तो सबसे पहले राज्यों के पास ये अधिकार है कि 2/3 राज्य मिलकर किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के सामने रख सकते हैं। अगला है 2/3 राज्य कांग्रेस से संविधान संशोधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग कर सकते हैं, यानी कि अगर 2/3 राज्य कांग्रेस से प्रार्थना करे कि अमुक संविधान संशोधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए, तब कांग्रेस को निश्चित रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। और राष्ट्रीय सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि अमुक संविधान संशोधन किया जाना चाहिए, तो कांग्रेस को संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस के सामने रखना पड़ेगा। और तीसरा है 3/4 राज्यों के समर्थन के बाद ही संविधान में संशोधन लागू हो सकता है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत राज्यों के पास जाता है और 3/4 राज्य यानी कि 75% राज्य जब तक उस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं कर देते तब तक संविधान में संशोधन मुमकिन नहीं है। यह बात भी कह चुका हूं कि अब तक 231 सालों के इतिहास में मात्र 27 संशोधन ही अमेरिकी संविधान में हुए हैं। तो ये है संवैधानिक संशोधन में राज्यों की भूमिका। क्योंकि दोहरी सरकार है, दोहरी शासन व्यवस्था है, राज्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि केंद्र या संघ की सरकार। संघात्मक शासन व्यवस्था तभी सुचारू रूप से कार्य कर सकती है जब संघ सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी महत्वपूर्ण हो, सुरक्षित हो, सुरक्षा की गारंटी संविधान के माध्यम से दी गई हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। यह सब कुछ ढांचा अगर बना रहे तो संघात्मक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। और अमेरिका में 231 सालों के बाद भी आज भी संघात्मक शासन व्यवस्था बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो यह है अमेरिकी संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं या मोटी मोटी बातें। आज अपन इतना ही करेंगे, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में इसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अपन ये भी देखेंगे कि अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था में वास्तव में क्या सिस्टम है, उसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर लिखें। और अब तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।